एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम चैप्टर नंबर 7 देखो। ऑल्दो आज के दिन वीडियो आती नहीं है मेरी, बिकॉज ऑल्टरनेट डेज पे आती है, लेकिन बिकॉज बहुत सारे बच्चे की रिक्वेस्ट थी तो मुझे आज ही वीडियो अपलोड करना बहुत जरूरी था। बिकॉज 11 सितंबर को बहुत से बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो दे आर लाइक मैम 11 से पहले अपलोड कर दो, प्लीज अपलोड कर दो। तो मैं फटाफट से थोड़ा सा पढ़ा के आज इसका एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट तो अपलोड करूं, तो वो हम करते हैं। बिकॉज इतना तो करना बनता है अब आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कहा है तो माना तो जाएगा आपका हुक्म, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो की हम लोग करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो हम जरा पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है आपका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आखिर प्रोडक्शन होता क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, इनपुट्स क्या होता है, हम लोग सब कुछ इस चैप्टर में, इस वाली वीडियो में आप लोग समझते हुए जाओगे, ठीक है जी। एंड जो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस रहेंगे, प्लीज एक बार आप लोग उन वाली वीडियोस को चेकआउट जरूर कर लेना, बिकॉज जो इससे प्रीवियस चैप्टर्स रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 1, 2, 3 एंड 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, एंड आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। शुरू करें अब, चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो एक कोट लिखा होता है, वो कोट बोला है विवेक ओबेरॉय जी ने, जो कि चेयरमैन है या आप कहोगे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, जो प्राइम मिनिस्टर की होती है। ये चीजें क्या होती है, क्या है चीजें, ये चीज आपको नहीं समझनी है। जस्ट दैट की एक कोट है जो कि विवेक ओबेरॉय जी ने बोला था। क्या बोला था? उन्होंने कहा था, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया the largest contribution to growth and productivity will probably came about from efficiently using land, labor and capital. Thus, they must be used more efficiently. कहते हैं इंडिया जैसी कंट्री में अगर हमको ग्रोथ करनी है, अगर हमको प्रोडक्टिविटी करनी है, अगर हमें ये चीज करनी है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर हम इन सब चीजों को, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, अगर हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अब ये चीजें क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल चीजें आ कहां से रही है, क्या हो रहा है, कि आप लोग आगे वाले पार्ट, मतलब आगे आप लोग ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो यहाँ पर अभी इसको यहीं पर खत्म करते हैं, बाद में इस कोड पे मैं वापस आ जाऊंगी, इस कोड पे वापस आएंगे बाद में। अभी देखो यहाँ पे दिखा रखा है सिंपली रिसोर्सेज वगैरह के बारे में, क्या क्या है, कौन दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी है, यहाँ लेबर काम करिए, हर तरीके की चीजें आपको यहाँ पे दिखा रखी है। नाउ ये सब चीजें होती क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, अब हम लोग इस चीज हम लोग पढ़ेंगे इन द इंट्रो पार्ट। हम लोग यहाँ पे सब कुछ कवर करेंगे। इससे पहले एक बार जरा प्लीज जो आपका चैप्टर नंबर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज वाला, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो एक बार जरा उसको जरूर चेकआउट कर देना, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है। जो भी रिसोर्सेज, जो भी हमको चीजें नेचर से मिल रही हैं, हर वो चीज है नेचुरल। अब रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब हर वो चीज जो किसी भी तरीके से हम ह्यूमंस की किसी भी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, सिंपल सी भाषा में वो था रिसोर्सेज। तो नेचर से मिली हुई कोई भी चीज जो किसी भी तरीके से ह्यूमन बींग्स की नीड को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बात सिंपल से क्लियर हुई, समझ में आया ये वाला पॉइंट? आगे देखो, विंटर की बात करते हैं। कहते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर क्लोथ्स, शूज, स्कूल बैग, फर्नीचर, फोन, कंप्यूटर एटसेट्रा आर मेड? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो आपके ये सब चीजें हैं, फोन, फर्नीचर, लैपटॉप, स्कूल शूज, बैग एटसेट्रा, जो भी सब चीजें यहाँ पर, ये सब बनती किस तरीके से? एक चीज पहले पढ़ती हूँ फिर बताऊंगी। कहते हैं, एवरी प्रोडक्ट अराउंड यू गोज थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर इट फाइनली रीचेस। कहते हैं कि हर वो चीज जो आपके पास है ना, हर वो प्रोडक्ट, इससे पहले वो आप लोगों के पास आए, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरता है। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, अभी 2 मिनट रुको, बस अभी बहुत डिटेल में समझाऊंगी। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग रिसोर्सेज और इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट, एंड इन्हीं इनपुट्स को हम बोलते हैं, द इनपुट्स और द रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ प्लीज 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 इस पॉइंट को बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत शांति से, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, इसी के बेसिस से पूरा चैप्टर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये होता क्या है, पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे है। तो जब तक आपको अगर इसका मतलब समझ नहीं आया इन एनी केस, तो आपको चैप्टर ही पढ़ लेनी पड़ेगा। इसलिए प्लीज जरा यहाँ पे 2 मिनट शांति से देना। जो कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या आप सोचो, कॉटन है,
एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, कॉटन। अब कॉटन इज अ नेचुरल रिसोर्स, नेचर से मिल रहा है हमको कॉटन, और रिसोर्स है वो क्योंकि हमारे काम आ रही है कॉटन, तो कॉटन इज अ नेचुरल रिसोर्स। इस कॉटन को मुझे क्लोथ में बदलने के लिए, अभी कपड़े आपने पहने हुए हैं, आपने व्हाइट शर्ट पहना है, व्हाइट है, क्रीम है, ग्रीन है, कुछ भी कलर है, मेरे पास येलो है, कुछ भी चीज आपने पहन रखी है, अब हर वो कपड़े, ये तो कॉटन से बना होगा, ठंड होगी तो वूल से बना होगा, या गर्मी में क्या पता पॉलिस्टर से बना हो, नायलॉन से बना हो, किसी भी चीज से बना हो, क्या वो चीज डायरेक्टली, क्या कॉटन को मैंने डायरेक्टली लपेट लपेट के पहन रखा है? नहीं ना। कॉटन को पहले मैंने प्रोड्यूस करा है, उसको मैंने पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको इन्वॉल्व करा है। और मतलब क्या, मैंने पूरा प्रोड्यूस करी कोई चीज, उसमें मैंने जिन भी चीजों का इस्तेमाल करा, जो मैंने इनपुट्स लगाए, उन्हीं इनपुट्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मुझे फॉर सपोज कॉटन ग्रो करनी है, अगर मुझे माइनिंग करनी है, मुझे कोई भी काम करना है, सिंपल सी भाषा में मैं क्या करूंगी, जो आपका लैंड है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है अच्छे से, फिर यहाँ पे मैं लोगों को एम्प्लॉय कर रही हूँ, लोग लगा रही हूँ भाई कॉटन को इसे क्या करना है, क्या उसको तोड़ना या जो भी काम करना, वो सब लग रहा है, उसे हम बोलते हैं लेबर। फिर मैं उसमें पैसा लगा रही हूँ, भाई लोगों को भी पैसा दे रही हूँ, क्रॉप को मैनेज करने के लिए भी पैसा लगा रही हूँ, और टेक्नोलॉजी में भी पैसा लगा रही हूँ। इस क्या पैसे को इकोनॉमिक्स, बिकॉज देखो दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो चैप्टर लास्ट वाला ये आपका इकोनॉमिक्स पार्ट है, तो इकोनॉमिक्स में हम पैसे को बोलते हैं बच्चा कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करा, लैंड का भी, मैंने करा लेबर का भी, और मैंने करा कैपिटल का भी, मैंने सबका इस्तेमाल करा, सबको यहाँ पर मैंने यूज करा एज इनपुट के रूप में। इनपुट का मतलब जो चीज मैंने लगाई है इसके अंदर वो, और मैंने पूरा पूरा प्रोड्यूस करा, उसको पूरा प्रोसेस करा, उसके बाद जो मुझे आउटपुट मिला है वो, अब जो मुझे फाइनल मेरा आउटकम निकल कर आया दैट इज कॉल्ड आउटपुट। और जिन जिन चीजों को मैंने यूज करा दैट इज कॉल्ड सिंपल भाषा में इनपुट। बहुत सिंपल है। यानी कि अगर मुझे अब सुनना, अगर मुझे कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, उसको प्रोड्यूस करने में मैंने जो जो यहाँ पर इनपुट्स लगाए हैं, मेरे जो भी यहाँ पर इनपुट्स लगे हैं, उन्हीं इनपुट्स को हम सबको मिलाकर बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अगर मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोड्यूस करने में मैंने कुछ इनपुट्स लगाए होंगे, कुछ चीजों का इस्तेमाल करा होगा, उन्हीं इनपुट्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप समझे, समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि हाँ आखिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। अच्छा, कहते हैं अब देखो, अब यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे इस चैप्टर में आपके पास अब बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, बिकॉज हम इन सब चीजों को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बिना लैंड के देखो यहाँ पर अच्छा आगे पढ़ोगे तब बताऊंगी वैसे कि लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, सनलाइट, वाटर, एयर, हर एक चीज यहाँ पे लैंड का मतलब होता है। अभी पढ़ेंगे आगे। कहते हैं मीट रत्ना हु रन्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट नेम्ड पॉज पॉइंट। बेसिकली रत्ना है, एक पर्सन है जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती है पॉज पॉइंट नाम का, ऑन द सिटी आउटस्कर्ट, शहर के किनारे जो है उस तरह से वो चलाती हैं। कहते हैं पॉपुलर अमंग हाईवे ट्रेवलर्स फॉर इट्स टेस्टी हाई क्वालिटी फूड। कहते हैं अगर जैसे हाईवे पे बना हुआ है वो, तो हाईवे पे जो आसपास जैसे लोग गुजरते हैं वहां से, तो वहां पे काफी पॉपुलर है वो, बिकॉज बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना जो है उसमें मिलता है। और जो पॉज पॉइंट है वो ग्रो कर रहा है काफी, उसकी टीम है प्रॉपरली अच्छी खासी जो कि उसको बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर कहते हैं व्हेन शी स्टार्टेड 5 years ago, जब उन्होंने 5 साल पहले शुरू करा था, तो उनको लोकेशन चूज करनी थी, उनको पैसे ऑर्गेनाइज करने थे रेंट के लिए, सारा सामान लाने के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, उनको स्टाफ हायर करना था, उनको सामान खरीदना था जो भी यहाँ पे उनको चाहिए, और उनको प्लान करना था कि वो किस तरीके से एक सक्सेस, एक बेसिकली आप सक्सेस को जो है वो हासिल कर सकती है, सक्सेसफुल बन सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उन्होंने बिजनेस को शुरू करा तो उनको किस किस चीज की जरूरत थी। पहली बात, उनको जरूरत पड़ी लोकेशन की। लोकेशन कहाँ मिलेगी? लैंड पर। कोई सामान आपको लगाना है, आपको भी बिजनेस खोलना है, कहाँ खोलोगे? लैंड पर ना, स्पेस पे तो नहीं खोल पाओगे अभी, ठीक है, लैंड पर। तो आपका यहाँ पे एक लैंड हुआ फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं ऑर्गेनाइज मनी, अब उनको क्या करना था? मनी यानी कि पैसा उनको ऑर्गेनाइज कर रहा था बिजनेस में लगाने के लिए, चाहे लोगों के लिए, उनको सैलरी पे करने के लिए, और चाहे इक्विपमेंट्स के लिए। तो वो यहाँ पे हुआ कैपिटल। फिर कह रहे स्टाफ हायर करना था उनको। अभी हायर स्टाफ, स्टाफ कौन है? आपकी लेबर, जो यहाँ पर सबके सब जो यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, काम कर रहे हैं अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज लगा के, दैट इज कॉल्ड लेबर, आपकी लेबर। अच्छा, फिर यहाँ पे कह रहे इंग्रेडिएंट्स बाय करने थे, और उनको प्लान करना था कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं ना। ये प्लान करने का मतलब यहाँ पर है को इंटरप्रेन्योर। क्या मतलब है इसका? एंटरप्रेन्योर।
यानी कि यहाँ पे आपके चार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने यहाँ पे उनका आपको बताया कि हाँ किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपके लगते ही लगते हैं। ये बात समझ में आई सिंपल सी। आगे देखो, कहते हैं बिजनेसेस कंबाइन वेरियस इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो बिजनेस होते हैं यहाँ पर वो कई सारे जो इनपुट्स होते हैं, आपके अलग अलग इनपुट्स हैं, लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, सब कुछ है। इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ पे यूज करती है, इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सामान, गुड्स यानी कि कोई सामान या सर्विसेज बनाने के लिए, गुड्स यानी कि आप बना रहे हो उसको, सर्विस यानी कि आप टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये जो आपके सर्विसेज है आप इनको दे रहे हो। अब नाउ फॉर सपोज मेरे लिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फोन का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रूम में बैठी हूँ, यहाँ पे क्या क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो मैंने माइक लिया तो मेरी कैपिटल लगी। मैं जिस घर पे बैठ के बना रही हूँ लैंड लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल लग गई, लैंड लग गया। अब यहाँ पर ये जो सामान है सारा का सारा ये भी कैपिटल में आ गया, फिजिकल कैपिटल, आगे पढ़ोगी अभी आप लोग। फिर अब मैं यहाँ पे अगर मान लो फर्स्ट मेरी कोई टीम होती मेरी पूरी की पूरी, तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, लेबर भी लग रही है, ये कह लो मैं खुद भी एक लेबर ही हूँ ना, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ बिकॉज। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन सब, अब मैं अपने दिमाग का यूज कर रही हूँ तो मैं एंटरप्रेन्योर भी हो गई। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये सब चीजें जब भी मैं कोई भी यहाँ पर सामान हम बनाते हैं, हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर मैं कोई सामान बेच रही होती आपको, मैं तब भी इन सब चीजों को यहाँ पे यूज कर रही होती। अब मैं आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं कोई लॉयर होती, मैं कोई डॉक्टर होती, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक होता है फॉर सपोज कहीं पे, क्लिनिक उन्होंने कहाँ पे लगाएंगे, लैंड पे लगाएंगे, वो हुआ। अपने क्लिनिक को खोलने के लिए उन्होंने पैसा लगाया होगा तो वो कैपिटल लगी। अपने क्लिनिक में उन्होंने एक आधा नर्स वगैरह स्टाफ रखा होगा तो वो लेबर भी लगी रही उनकी, और उनका अपना दिमाग जो लग रहा है वो अलग ही है, एंटरप्रेन्योर। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने इन सब चीजों को यहाँ पर यूज करा है, तो ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यूज होते ही होते हैं किसी बिजनेस में, चाहे हम कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो चाहे हम कोई सर्विस दे रहे हो। ये बात क्लियर सिंपल समझ में आ गई, ठीक है जी। कहते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, अब ये देखो आपको सिंपल यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको देखनी है, आपके आसपास कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं। नाउ एक बार जरा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है अगर ये बताऊं मैं आप लोगों को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर वो एक्टिविटीज होती है जिनसे आप पैसे अर्न कर सकते हो। अगर आप पैसे अर्न नहीं कर रहे हो, फॉर सपोज घर पे मम्मी जब हमको बचपन में पढ़ाती थी, क्या वो हमसे कोई पैसे कमाती थी? नहीं ना। अगर हम लोग घर का काम करते हैं, लड़की है चाहे लड़के, हम घर का काम कर रहे हैं, तो क्या हम घर वालों से कोई पैसे लेते हैं? नहीं ना। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन यहीं पे अगर मम्मी कहीं बाहर जाके पढ़ा, अगर मैं कहीं बाहर जाके पढ़ाऊँ, आप कहीं बाहर जाके जॉब करो, आप कहीं बाहर जाके काम करो, कुछ भी आप करो, तो आप उसके पैसे लोगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस इज नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक जहां पे आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, पैसा अर्न नहीं कर रहे हो उसमें, इकोनॉमिक जहां पे आप पैसा अर्न कर रहे हो, सिंपल बात। अच्छा, कहते हैं तो आपको अपने आसपास के लोकेलिटी में जहां जहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, आपको सिंपली उसकी लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करनी है। अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करी जा रही है, क्या गुड्स बनाए जा रहे हैं, आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर बच्चे यहाँ पे लता है, आशा है, मोहन, किरण, इन लोगों ने रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करी थी, चारों पांचों ने अपने लोकेलिटी की, कि ग्रोसरी शॉप्स हैं जो सब्जी की होती है वो कितनी है, वो क्या क्या सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही है, या फिर क्या क्या वो गुड्स दे रही है, इनपुट्स क्या क्या उनको चाहिए हो रहा है उसके लिए, क्या क्या उनको सामान लग रहा है, वो सारा का सारा क्या है, इनपुट्स है हमारे। ठीक है, तो इनपुट जो भी आपको सामान लग रहा है उस गुड को प्रोड्यूस करने में, और फिर जब गुड प्रोड्यूस हो गया तो वो सब कहलाओगे आउटपुट। रेस्टोरेंट है आपका, यहाँ पे चल रहा है आर्ट रेस्टोरेंट, उस एरिया में क्या काम कर रहे हैं, वेजिटेबल के वेंडर्स हैं, वेजिटेबल के वेंडर्स का मतलब क्या होता है, जो सब्जी यहाँ पर सेल कर रहे होते हैं, जो गली गली घूम के वो यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर ये सामान रख रहे हैं। मोबाइल के रिपेयर के शॉप्स हैं, उनके पास ये सामान है, वो ये सब यहाँ पर जो है इनपुट्स उनको लग रहा है, वो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। सैलॉन्स है, पार्लर्स है, वो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं और उनको क्या इनपुट लग रहा है, वो सारे यहाँ पर है। ये बात क्लियर होगी तो आप लोग यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। आगे देखो बात करो, बोलते हैं यहाँ पर इन इकोनॉमिक्स द इनपुट्स यूज्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने बताया कि जो भी यहाँ पे इनपुट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन्हीं इनपुट्स को प्लीज रिमेंबर, हम इन्हीं इनपुट्स को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको मैंने 4 टाइप में क्लासिफाई करा है, जो आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। ये बात क्लियर समझ में आई, यहाँ तक कि अगर मुझे कोई भी सामान प्रोड्यूस करना है तो उसमें इनपुट्स बहुत सारे लगते हैं। उन इनपुट्स को यानी कि उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैंने मैं कहूंगी 4 टाइप में हमें क्लासिफाई कर रखा है उसको, एक लैंड, एक लेबर, एक कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो यहाँ पर सिंपल एक लाइन लिखी हुई है कि टेक्नोलॉजी जो है भैया वो एक फैसिलिटेटर है, यानी कि फैसिलिटेट करता है, हमारी हेल्प करता है, उसको और ढंग से करता है। एंड क्रूशियल फैक्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है,
that enable businesses to produce more goods with the same or fewer inputs। कहते हैं कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है कि आप कम सामान में या फिर उतने ही सामान में उतना ही इनपुट लगा के या कम इनपुट लगा के ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप उसी काम को अपने हाथ से कर रहे होंगे, मैनुअल लेबर लगा के कर रहे होंगे, तो शायद आपको सामान बहुत सारा लगे, आपको टाइम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लगेगा और आप गुड्स जो है कम क्वांटिटी में 1 घंटे में 2 घंटे प्रोड्यूस कर पाओगे। लेकिन अगर आप वही गुड आप अगर 1 से 2 घंटे में एक मशीन पे प्रोड्यूस करोगे तो आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाओगे कम इनपुट का इस्तेमाल करके। दैट इज व्हाट इट वांट टू से। इसलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो फैसिलिटेट कर है, जो फैसिलिटेट करता है, हमारी हेल्प करता है चीजों को और अच्छे से करने में। अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चा आपका लैंड विच इज अ नेचुरल रिसोर्स। देखिए मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, अभी मैंने बताया था कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, आप लोगों को पता चल गया है। वो कहते हैं जो वर्ड है आपका लैंड इन इकोनॉमिक्स इनकम्पासेस नॉट ओनली ज्योग्राफिकल लैंड। कहते हैं इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ ये लैंड, ये भूमि नहीं है, बल्कि यहाँ पे लैंड का मतलब हर एक नेचुरल रिसोर्स, चाहे वो सॉइल हो, वो फॉरेस्ट हो, वो वाटर हो, वो एयर हो, इवन वो सनलाइट हो, वो मिनरल्स हो, वो ऑयल हो, वो नेचुरल गैस हो, ये सब यहाँ पर मतलब है लैंड का। समझे, यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखी हुई है। कहते हैं अंकल जरा आपने जो एक बार चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज का, यहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि जो हमको नेचर का गिफ्ट मिलते हैं, जो नेचर हमको गिफ्ट करती है, आपको चीजें देती है हम लोगों को, रॉक्स है, मिनरल्स है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, और हम उन चीजों को किस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं उन रिसोर्सेज का, ये हमने पहले ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस ना देखी हो, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से उसको भी चेकआउट कर सकते हो। कहते हैं बिजनेसेस आइदर परचेज द रिक्वायर्ड लैंड और पे रेंट टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं अगर किसी पर्सन को बिजनेस करना है तो वो किसी लैंड को जो है या तो वो खरीद लेगा, उसको लैंड बिकॉज चाहिए बिजनेस करने के लिए, चाहे वो फॉरेस्ट में लगाए अपना काम, चाहे नॉर्मल लैंड पे लगाए, चाहे मिट्टी में लगाए, कहीं भी लगाए, लैंड तो उसको चाहिए काम करने के लिए। अब वो चाहे वो उसको रेंट पे ले और चाहे उसको वो खरीद ले, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे हम लेबर की। नाउ व्हाट इज लेबर? लेबर इज सिंपली ह्यूमन रिसोर्स। लेबर क्या है? सिंपली आपका ह्यूमन, इसलिए बार बार बोल रही हो, प्लीज एक बार जाके जो चैप्टर में 1 है उसको चेक कर लो, वहां हमने नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके कहते हैं यहाँ पर लेबर इज असेंशियल इन प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। अब देखो बहुत सिंपल लाइन ध्यान सुनना। कहते हैं जो लेबर है वो भी प्रोडक्शन करने में बहुत ही असेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है, क्योंकि अब चाहे वो फिजिकल लेबर लग रही हो, हाथ से काम कर रही है, यहाँ पे मेहनत लगा रही है, हाथ से यहाँ पे कुछ कर रही है, इस तरह कुछ भी यहाँ पर काम वो हो सकता है, तो यहाँ पे फिजिकल लेबर लग रही है। दूसरी मेंटल लेबर, दिमाग का यूज वो कर रही है, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को यहाँ पर यूज कर रही है, कैसे कर सकते हैं उस चीज को, उसको प्लान करना, दैट इज कॉल्ड मेंटल लेबर। तो आप जब अपने दिमाग का यूज कर रहे हो, अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का यूज कर रहे हो, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड मेंटल लेबर। एंड जब अपनी बॉडी का यहाँ पर यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेबर। नाउ फॉर सपोज मशीन यहाँ पर चल रही है, किसी फैक्ट्री है यहाँ पर, और मशीन चलानी है। अब एक जो पर्सन यहाँ बैठा है उसका काम सिर्फ इतना है कि जब भी एक प्रोडक्ट जो है आगे आए, बिकॉज उसमें फैक्ट्रीज में काम ऐसे होता है ना, मशीन वगैरह की, प्रोडक्ट आगे आएगा उसको ऐसे करना है, फिर दूसरा प्रोडक्ट आएगा उसको ऐसे करना है। अब इसमें क्या लग रही है? सिर्फ उस पर्सन के फिजिकल लेबर लग रही है, क्योंकि दिमाग से तो कुछ नहीं करना उसको पता है एक जगह बैठकर, उसके बाद टप, फिर आएगा, फिर टप, फिर आएगा, फिर टप, ऐसे काम ही करना है बस उसको फिजिकली, तो वो उसका हो रहा है। दूसरी तरफ एक और पर्सन है जिसको ये देखना है, उसको चेक करना है प्रॉपर कि कोई भी यहाँ पे सामान है तो सही बना है नहीं बना, जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का बिल्कुल परफेक्ट है नहीं है, डेट हर जगह है या नहीं है, क्या चीजें यहाँ पर है, दिमाग लगाना है उसको अपना। तो वो क्या कर रहा है? मेंटल लेबर का यहाँ पर अपना वो यूज कर रहा है। तो फिजिकली मेंटली यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पे लेबर जो है वर्क करती है, और बहुत असेंशियल पार्ट है वो आपके ह्यूमन रिसोर्स का, लेबर का। कहते हैं प्रोडक्शन का बेसिकली, कहते हैं कारपेंटर्स हैं, आपके फार्मर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर एक पर्सन की यहाँ पे अलग अलग फिजिकल स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली बात है सबके पास अलग अलग नॉलेज है। जो नॉलेज कारपेंटर के पास है, पेंटर के पास है, प्लम्बर के पास है, वो नॉलेज एक डॉक्टर के पास, एक टीचर के पास नहीं होगी। एंड ऑब्वियसली बात है जो नॉलेज एक टीचर या डॉक्टर के पास है, वो नॉलेज एक प्लम्बर, कारपेंटर के पास नहीं होगी। सबके पास अपने अपने लेवल ऑफ नॉलेज, अपने लेवल ऑफ स्किल्स है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना?
सबकी अपनी क्या फिजिकल स्ट्रेंथ है, काम करने की शक्ति जो है सबकी अलग अलग है। कहते हैं हर एक पर्सन जो है अपने अपने काम के थ्रू अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है गुड्स या सर्विसेज को बनाने में सोसाइटी के जरूरत के लिए। डॉक्टर है, टीचर है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिससे यहाँ पे लोगों का के जो जरूरत है लोगों की वो पूरी हो सके। सेम ऐसे कारपेंटर, प्लम्बर, यहाँ पे पेंटर जो भी यहाँ पर है वो भी अपने सर्विसेज का आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ऑब्वियसली बात है, आपके घर में पेंट कर रही है, आपका फर्नीचर बना रही है ताकि आपकी नीड्स को पूरा कर सके। तो दोनों ही अलग अलग लेवल पे दोनों ही लेबर यहाँ पर है। ऑब्वियसली बात है, दोनों, मैं भी यहाँ पे एक लेबर हूँ, फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर, कुछ भी समझो, और दोनों ही प्रकार की हूँ वैसे तो यहाँ पर क्या है, हर एक पर्सन के पास डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज है और हर एक पर्सन जो है ऑलमोस्ट लेबर में ही काउंट होता है, बिकॉज फिजिकल या मेंटल लेबर का काम तो हर एक इंसान कर ही रहा हो। इफ आप बच्चे हो अभी, ठीक है, तो आप भी मेंटली यहाँ पर प्रिपेयर हो बहुत चीजों के लिए, आप बहुत काम कर रहे हो, आपका फिजिकली वर्क भी है, आपका मेंटली वर्क भी है, समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसी का डिटेल में लिखा हुआ है, कहते हैं पीपल एज रिसोर्स, आखिर हम लोगों को रिसोर्स कैसे कह सकते हैं। अब ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है फर्स्ट चैप्टर में कि आखिर लोग रिसोर्स कैसे हैं। रिसोर्स का मतलब, सॉरी, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो किसी भी तरीके से हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। नाउ सोचो, अगर लैंड को या कैपिटल को, आपके इक्विपमेंट्स को, आपकी मशीन्स को, या जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्या वो किसी जानवर को पता होगा? क्या वो किसी प्लांट को पता होगा? नहीं होगा ना। ये पता किसको होगा? हम लोगों को पता होगा, ह्यूमन बींग्स को पता होगा, पीपल को पता होगा। तो हम पीपल, ये वो दिमाग है, ये मैं कहूँ वो ब्रेन हमारे पास है, वो कॉग्निटिव, वो कॉग्निशन हमारे पास है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, हम ये सब चीजें जो है सोच सकते हैं। तो हमारे पास वो दिमाग लग रहा है। अगर हम लोग ना हो, अगर पीपल यहाँ पे ना हो, तो कोई भी जो रिसोर्स है वो रिसोर्स नहीं बन पाए, वो तो बस सामान बन के रह जाए। अगर सपोज अगर मुझे ये बताए इस लैंड पे, मुझे यही नहीं पता कि इस लैंड पे खेती कैसे होगी, या इस खेती हो भी सकती नहीं हो सकती, तो क्या ये लैंड रिसोर्स बनेगा? वो तो फालतू पड़ा है फिर, क्योंकि जब तक वो आपकी नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो रिसोर्स नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है जी। तो वही वाली बात यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि लोग जो है, जो पीपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है माने जाते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो उनका रोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, बिकॉज वो अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को, डिसीजन मेकिंग पावर को लगाती हैं, उसको अप्लाई करती हैं गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। एज आई टोल्ड यू कि अब उनके पास अपना स्किल सेट है, अपनी नॉलेज है, ये सब चीजें उनके पास है जिनका यहाँ पर वो यूज करती हैं अपने आप को, मतलब बेसिकली अपनी नॉलेज को लगाते अप्लाई करती हैं गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, रिसोर्स बनाने के लिए किसी भी चीज को। एग्जाम्पल देखो, कहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। साइंटिस्ट है यहाँ पर, वो क्या करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करता है। एक शेफ है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, नई नई रेसिपीज को इन्वेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सबके सब, एक टीचर है आपको पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सब क्या कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का, अपने स्किल्स का, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज का यूज करके, उसमें दिमाग लगा के, उस चीज को अप्लाई करके आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम लोग हैं, हम लोगों के लिए जो फार्मर्स हैं, वो अपने फिजिकल दिमाग, अपना फिजिकल लगा के, अपना मेंटल दिमाग लगा के, अपना अपनी नॉलेज लगा के, अपने स्किल्स लगा के हम लोगों को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी जो है रिसोर्स है हमारे लिए। कहते हैं सबके पास यहाँ पे स्पेशल सेट होता है नॉलेज का, स्किल्स का, जो कि बहुत अच्छे से वो लोग काम करते हैं। ऑब्वियसली बात है, हर एक पर्सन जो अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड होता है कि हर एक पर्सन को जो है काम करना है। कहते हैं जो यहाँ पर वर्ड लिखा है, यहाँ पर लेबर, लेबर रेफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, जो भी आप यहाँ पर लगा रहे हो। मैंने बताया ऑलरेडी कि फिजिकली मेंटली आप जो भी यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हो, आप जो भी यहाँ पर काम कर रहे हो, आपको क्या कहा जाएगा, लेबर जो है उस चीज को यहाँ पर कहा जाएगा। ये बात बहुत सिंपल है, प्लीज इसको याद रखना कि इसमें फिजिकल भी है, मेंटल भी है, बॉडी से जो काम करे और दिमाग से जो काम करे, दोनों चीजें यहाँ पर जो इन्वॉल्व होती है इस लेबर वाले वर्ड में। यहाँ पर देखो, इंसान ने, ये भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये भी मेंटली यहाँ पर वर्क कर रही है, ये भी यहाँ पर मेंटली वर्क कर रही है, ये फिजिकली मेंटली दोनों कर रहे हैं। तो हर तरीके से यहाँ पर पर्सन जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कहते हैं नो ह्यूमन कैपिटल, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है ह्यूमन कैपिटल। इसी बात को बस घुमा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक पर्सन, जब एक पर्सन को जब एजुकेशन दी जाए, एक पर्सन को जब ट्रेनिंग दी जाए, एक पर्सन को जब अच्छी हेल्थ हो अगर उसकी, एक पर्सन के पास अगर अच्छे स्किल हो, वो इन सबका इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसके पास वो सब चीजें हैं, दैट मीन्स वो जो पर्सन है वो ह्यूमन कैपिटल है। बिकॉज एक आपकी चीज, आपके फॉर सपोज एक आपकी होती है फिजिकल कैपिटल, और फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आपके हाथ में है, लेकिन एक आपके पास एक होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये, अगर लोगों को, अगर देखो लोगों के पास कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं आता, बस नॉर्मली बैठे हुए हैं, सोते रहते हैं,
काम कर रहे हैं, स्कैवेंजर हैं, कुछ भी यहाँ पर है इसका, तो वो क्या है, वो यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं है। लेकिन अगर उस पर्सन के पास, आप लोग स्कूल में हो अभी, अगर आपको सही तरह से एजुकेशन दी जाए, आपको सही ट्रेनिंग दी जाए, आपको सही स्किल सेट दी जाए, और आप अगर हेल्दी हो, तो आप क्या हो, आप खुद भी एक ह्यूमन कैपिटल हो भैया। क्या हो, ह्यूमन कैपिटल। बिकॉज आपको आपके दिमाग को यूज करने के लिए आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक स्किल सेट है, आपकी बॉडी जो है हेल्दी है कि आप काम कर सको, तो आप क्या ह्यूमन कैपिटल हो। ये बात समझो प्लीज, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर जो भी आपके पास स्पेशल स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज है, एक्सपर्टीज यहाँ पर आपके पास है, लेबर को परफॉर्म करने के लिए, फिजिकल या मेंटल एफर्ट लगाने के लिए, अगर आपके पास फिजिकल एफर्ट लगाने के लिए आप हेल्दी ही नहीं हो, आपके पास बॉडी आपकी ठीक ही नहीं है, तो आप ह्यूमन कैपिटल भी नहीं हो, और आप लेबर भी ढंग से काम नहीं कर पाओगे। वही देखो, लाइन बहुत अच्छी लिखी है, कहते हैं ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये सब चीजें हैं जो कि हमको चाहिए होती है लेबर करने के लिए। लेबर का मतलब क्या, वो एफर्ट लगाने के लिए, दोनों फिजिकल भी और मेंटल भी। अगर आपके पास वो एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो क्या आप मेंटल लेबर लगा पाओगे, मेंटल एफर्ट लगा पाओगे? नहीं, तो आप लेबर नहीं कहलाए जाओगे। अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है, तो क्या आप फिजिकल एफर्ट लगा पाओगे? नहीं, तो आप लेबर नहीं कहला। तो आप यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल कहां से हुए? ह्यूमन कैपिटल का मतलब ही तय है जब आप ये सब चीजें अप्लाई कर कर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सको। लेबर आप तभी लेबर कहलाए जाओगे आप, तभी आपका वर्क जो है फिजिकल एफर्ट लगाओगे, मेंटल एफर्ट लगाओगे, तभी आप जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाओगे। प्लीज ये वर्ड्स यहाँ पे याद रखना। तो कहते हैं ह्यूमन कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेसिक एफर्ट नहीं है लेबर की, बल्कि सही तरीके से क्वालिटी में और एफिशिएंसी के साथ टाइम का सही उपयोग करके आप वो काम कर सको लेबर का। तभी तरीके से, अगर फॉर सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट मेरे पास थोड़ी बहुत एजुकेशन है, मैं थोड़ी बहुत नॉलेज रखती हूँ, मैं पूरा एक दिन लगा रही हूँ सिर्फ एक वीडियो बनाने में, या मुझे तीन चार दिन लग रहे हैं सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ के आपके लिए प्रिपेयर करने में, उसका पीडीएफ से मतलब वो ऐसे सिर्फ हाईलाइट वगैरह करने में। तो क्या मैं अपना मेंटल एफर्ट लगा पा रही हूँ कंप्लीट तरीके से? क्या मैं क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर पा रही हूँ? अब क्या पता क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या मैं टाइम एफिशिएंसी को ध्यान में रख रही हूँ? अगर मैं 4-4 दिन सिर्फ एक पीडीएफ को हाईलाइट करने में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अगर वही लगा दूंगी, तो पढ़ा पाऊंगी आप बच्चों को? बहुत सिंपल है। फॉर सपोज आपका टेस्ट है बच्चों परसों, अब अगर आपने आज से पढ़ना शुरू करा, अब आपने पूरे 2 दिन लगा के आप पढ़ रहे हो, और आप पूरे 2 दिन में एक ही चैप्टर पढ़ पाओ सिर्फ, तो क्या आप सही तरीके से अपनी टाइम एफिशिएंसी आप लगा पा रहे हो? क्या आप टाइम का सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हो? नहीं ना, आप सिर्फ एक लेबर कहलाए जाओगे, आप ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाए जाओगे। प्लीज इस डिफरेंस को जरा समझो, द डिफरेंस बिटवीन लेबर जो कि फिजिकल मेंटल दिमाग एफर्ट लगा रही है एंड ह्यूमन कैपिटल। बिकॉज यहाँ पे ये सब चीज तो यहाँ पर है कि आपने फिजिकल एफर्ट लगाया, आपने मेंटल एफर्ट लगाया, लेकिन इसके साथ साथ जब तक आप क्वालिटी और एफिशिएंसी का ध्यान में रख के कोई काम ना करो, दैट इज आप तब तक ह्यूमन कैपिटल कहलाए नहीं जाओगे। एंड लेबर इज अ नॉर्मल वर्ड जो हर एक पर्सन यहाँ पे कर रहा है, फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट हर एक पर्सन ऑलमोस्ट लगा रहा है, जो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। चाहे अगर कोई मेंटल लगा नहीं रहा होगा तो फिजिकल लगा रहा होगा। जो मजदूर होते हैं ये सब, ये फिजिकल लेबर तो लगा ही रहे होते हैं, फिजिकल एफर्ट लग रहा होता है, तो वो लेबर है। लेकिन अब मैं भी एक लेबर हूँ, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं ह्यूमन कैपिटल भी हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट आपको दे रही हूँ, मैं आपको फर्स्ट सपोज पूरी मेहनत कर रही हूँ अपनी तरफ से। आप ह्यूमन कैपिटल हो, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ के क्वालिटी का चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अच्छे एग्जाम्स लेकर आ रहे हो, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपको अच्छी एजुकेशन दी गई है, आपको अच्छी ट्रेनिंग दी गई, आपको स्कूल में आपके टीचर्स ने पढ़ाया है। जो डॉक्टर है यहाँ पे, अगर वो डॉक्टर नॉर्मल यहाँ पे कराए, ठीक है ओके, लेकिन अगर वो डॉक्टर बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो क्वालिटी का चीज देते हैं, भाई क्वालिटी से आपको ठीक करते हैं। फॉर सपोज कि आप एक बार बीमार पड़े तो आप उनके पास गए, तो आप बार बार जब भी बीमार पड़ोगे आप उन्हीं के पास जाओगे, अगर उन्होंने आपको क्वालिटी का चीज, आपको क्वालिटी के गुड्स आपको प्रोवाइड करे होंगे, क्वालिटी सर्विस अगर आपको दी होगी तो। ये बात समझ रहे हो? सो द डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स। काफी लंबा हो गया, इसके ऊपर आगे पढ़ते हैं। कहते हैं, अब देखो, अब जो मैंने पॉइंट आपको बोले कि हाँ क्या क्या चीजें जिससे ह्यूमन कैपिटल बनता है कोई पर्सन, तो वो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, अब वो उन्हें हम बोलते हैं फैसिलिटेटर्स, कि जो भी ह्यूमन कैपिटल को बनाने में फैसिलिटेट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल बन जाए कोई भी पर्सन, उसमें वो हेल्प करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं। अब उन्हीं को यहाँ पर हम लोग जरा पढ़ने वाले हैं। कहते हैं फर्स्ट यहाँ पे होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो, एजुकेशन मिली आपको, ट्रेनिंग मिली आपको, तो आप लेबर से फिजिकल या मेंटल एफर्ट लगाकर आप जो ह्यूमन कैपिटल बन सकते हो। कहते हैं एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को नॉलेज को गेन करने में, स्टार्टिंग विद बेसिक लिटरेसी। यहाँ पर देखो वर्ड लिखा है लिटरेसी। नाउ व्हाट इज लिटरेसी? ये लिटरेसी क्या होता है? अगर कोई पर्सन है, आप उसे लिटरेट कब कहोगे कि भाई वो लिटरेट है? कब कहोगे लिटरेट? जब फॉर सपोज वो पर्सन अगर 7 साल, मतलब कहते हैं 7 साल या 7 साल से ऊपर का हो, तो 7 years और अबव,
अगर इतने का है वो पर्सन और वो पढ़ सकता है, हु कैन रीड, पढ़ सकता है और वो लिख सकता है, हु कैन राइट, तो वो जो पर्सन होगा आप उसे कहोगे कि वो लिटरेट है भैया। 7 साल के 7 साल से ऊपर का है और वो जो बच्चा है वो पढ़ सके लिख सके, तो वो जो बच्चा होगा वो लिटरेट होगा। बिकॉज देयर आर डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एडुकेटेड, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लिटरेट तो बच्चा हो जाता है, लेकिन एडुकेट होना, उसको स्पेसिफिक नॉलेज होना, किसी चीज में एक्सपर्टीज होना, उसको वो चीजें आना, दैट इज कॉल्ड एडुकेट। तो वहां पे दोनों ही चीजों में डिफरेंस होता है। कहते हैं और बाद में जो अलग अलग फील्ड्स में जो उसका आगे बढ़ना, एक स्पेसिफिक फील्ड में उसको एक्सपर्टीज हासिल करना। कहते हैं आप लोग जो है यू लर्न इन स्कूल एनरिचेस, यू था कुछ और था, हाँ व्हाट यू, ओके, व्हाट यू लर्न इन स्कूल, जो भी आप लोग स्कूल में सीखते हो वो आपकी नॉलेज को एनरिच करता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, एंड प्रिपेयर यू टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और ऑब्वियसली बात है, जो भी रियल वर्ल्ड में आगे लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली है उन सबको सॉल्व करने के लिए आपको प्रिपेयर करता है। एग्जाम्पल के लिए एक सिविल इंजीनियरिंग होगा, जो स्टूडेंट होगा वो लर्न करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड मटेरियल्स। एक सिविल इंजीनियरिंग है, उसका सिविल इंजीनियर काम क्या होता है, घर को डिजाइन करना है, घर बनाना फॉर सपोज काम होता है। तो वो क्या सीखेंगे अपनी लाइफ में, अपने पढ़ाई के टाइम पे, कि उनको डिजाइन कैसे करना है, मटेरियल कौन सा यूज करना है, क्या चीजें करना है, फिर प्रैक्टिकल कराया जाएगा उनको, ये उनको एजुकेशन मिल गई। नाउ ट्रेनिंग के टाइम पे उनको वो ट्रेन किया जाएगा उस चीज के लिए, उनको लेके जाया जाएगा ऑन साइट, वहां पे उनसे रिसर्च कराई जाएगी, तो वो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है जी, ओके। अब वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने पहले एडुकेट आप होलिए यहाँ पर, और बाद में आप इस चीज को अप्लाई करोगे जब भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी रोड्स, कोई बिल्डिंग, कोई ब्रिज, आप कुछ भी बनाओगे, अगर आप इस टाइम पे इस नॉलेज का जो आपको मिली है आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर करोगे। कहते हैं चैलेंज यहाँ पर तब होगा व्हेन लाइज इन क्रिएटिंग ड्यूरेबल, कॉस्ट एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली सॉल्यूशन। कहते हैं चैलेंज तो बेटा वहां आएगा जब आप एक बहुत ड्यूरेबल चीज को प्रोड्यूस कर सकोगे, जो चीज टिकी रहे, जो चीज कॉस्ट एफिशिएंट हो, यानी कि आपने कॉस्ट को ध्यान में रख के नॉर्मल कॉस्ट पे, नॉर्मल रेट पे आपने सही चीज बना कर दी है, और इको फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। चैलेंज वहां पर आएगा, और ये चीज आप सीखोगे ट्रेनिंग के थ्रू। ये चीज क्या सीखोगे आप, ट्रेनिंग के थ्रू। देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रही हूँ, एडुकेशन से आप एडुकेट तो हो जाओगे, आपने पढ़ लिया कि अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है, हाँ ठीक है ओके ठीक है ओके। अब जब आपको ट्रेन करा जाएगा, आपको उस अपनी जो नॉलेज आपने एक्वायर्ड करी है, जो आपने एडुकेशन एक्वायर्ड करी है, आपको उसको ऑन साइट, आपको उसको अप्लाई करना होगा, आपको सीखना होगा प्रैक्टिकली उस चीज को। ठीक है, कि कैसे करना है, क्या करना है, आप उस काम को एक्चुअल में यहाँ पर करने वाले हो। दैट इज व्हेन यू कॉल्ड इट एज बेटा ट्रेनिंग। समझ में आ गई वाली चीज, तो वो चीज आपको आएगी ट्रेनिंग से। अब कहते हैं आप क्या करोगे, उसमें साइट पे जाके उसको ऑब्जर्व करोगे, आप अलग अलग मटेरियल्स को टेस्ट करोगे, आप सेफ्टी प्रोसीजर्स को ध्यान में से देखोगे, आप अपने हाथ से खुद यहाँ पर काम करोगे, तो आप काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के सोचो, एक बार आपने मैथ्स को पढ़ लिया, सर से सुना आपने, सर या मैम जो आपको पढ़ाने हैं, आपने मैथ्स देखी, अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा, फ्रैक्शन जाएगा ऐसे होगा, ठीक है, आपने एडुकेट तो हो गए, आपको नॉलेज आ गई। जब तक वो चीज को करके नहीं देखोगे, आपको ढंग से नहीं आएगा वो चीज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाएगी। आप सिर्फ देखकर हाँ ठीक आ गया मुझे, ओके फाइन, लेकिन जब तक आप उस चीज को करके अपने हाथ से नहीं करोगे, हैंड्स ऑन एप्लीकेशन नहीं करोगे, तब तक वो आपको नहीं आएगा। इसलिए आपको ट्रेन कराई जाती है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको वो चीज सिखाई जाती है ऑन ग्राउंड लेकर। आप किससे मान लो फर्स्ट बहुत से एग्जाम्स होते हैं आपके, अब ये सारे एग्जाम्स हो गए जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी हो। अब उन सब एग्जाम्स को आप जब देते हो, जाकर एग्जाम आगे देंगे, आपके घर में किसी ने दिया होगा, वहां पे आपने पढ़ के एग्जाम तो दे दिया, हो गया। अब जब आपका सिलेक्शन उसके अंदर हो गया, तो आपको ट्रेन किया जाता है फिर ऑन साइट, आपसे कोई ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको सिखाया जाता है उस चीज को कि आपको काम करना कैसे एग्जैक्टली वहां पहुंच के। दैट इज इट कॉल्ड एज ट्रेनिंग। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करूं मैं हेल्थ केयर, यहाँ पे देखो दो वर्ड आ रखे। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल्स। मैंने बोला जब आप उस स्किल्स को सीख जाओगे, यहाँ पर उन स्किल्स को आप अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली, वो आपकी कहलाई जाएगी ट्रेनिंग। और कॉग्निटिव का मतलब अभी आगे आएगा, कहते हैं गुड हेल्थ सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग की डेवलपमेंट, आपके मेंटल डेवलपमेंट, आप लोगों की जो आप लर्न कर पा रहे हो, आप चीजों को एक्वायर कर पा रहे हो, जो आपके नॉलेज आ पा रही है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कहते हैं अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है चीजों को आराम से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, सीख पाओगे। अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, ऑब्वियसली बात है अगर आप ठीक होगे तो आप स्कूल जो रेगुलरली जा सकोगे, आप सीख पाओगे बहुत अच्छे से। सिमिलरली जो वर्कर्स हैं, दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट। जो वर्कर्स होते हैं वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, नहीं कर पाते हैं फिजिकली या मेंटली, जब उनकी बॉडी खराब होती है, व्हेन दे आर ऑफ साउंड बॉडी। कहते हैं वर्क अगर उनकी बॉडी खराब होगी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कहते हैं वर्कर्स यहाँ पे तभी दे पाते हैं अपना बेस्ट जब उनकी बॉडी बिल्कुल
ठीक होती है। अगर बॉडी उनकी ठीक नहीं है तो अपना बेस्ट वो लोग नहीं दे पाते हैं। कहते हैं दे आर एबल टू डू मोर इन शॉर्टर टाइम पीरियड्स, बी क्रिएटिव एंड डू नॉट हैव टू बी अवे फ्रॉम वर्क ड्यू टू इल हेल्थ। कहते हैं कि वो लोग क्या कर पाते हैं, वो कम टाइम में एबल टू डू मोर, वो कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं, क्रिएटिव हो पाते हैं अगर वो ठीक है तो। बिल्कुल अगर उनकी बॉडी ठीक है तो वो अगर बेकार पड़े हुए हैं, खराब पड़े मतलब बेसिकली अगर इल है, बीमार पड़े हुए हैं तो वो जो है काम सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो ठीक है तो जो है सही से वो काम को कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। क्या कि सोसाइटी का या कल्चरल का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है उसकी जरा हम जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहते हैं कल्चर ऑफ हार्ड वर्क का कल्चर है हमारा, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने का, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपने आप में इंप्रूव करने का, एंड एंडवरिंग टू डू थिंग्स वेल हैज हेल्प्ड कंट्रीज टू मूव फॉरवर्ड। और मतलब कंट्रीज बेसिकली क्या है, एंडवरिंग का मतलब होता है कि उस चीज को ट्राई करना, जो भी आपने अचीव करने के लिए सोचा हुआ है उसके लिए मेहनत करते रहना, दैट इज कॉल्ड एंडवोर। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना एंडवोरिंग, एंडवोरिंग का मतलब होता है हार्ड ट्राई करना, ट्राइंग हार्ड टू अचीव समथिंग। आपको कोई चीज अचीव करनी है, आप उसके लिए मेहनत लगातार कर रहे हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे एंडवोर। तो कहते हैं हमारा ये कल्चर है, हमारे कल्चर में ये चीज है कि हम एंडवोर करते हैं, हम ट्राई करते रहते हैं अगर हमें कोई भी चीज यहाँ पे अचीव करनी है तो हमारा कल्चर हमसे ये चीज कहता है। और उससे ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो कंट्री है इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और यही चीजें यहाँ पर जो कंट्री को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अगर आपके लोग इतने आलसी हैं कंट्री में रहने वाले कि उनको कोई मेहनत करनी ही नहीं है, उनको हार्डवर्क करना ही नहीं है, तो क्या वो काम कर सकते हैं? नहीं। क्या आपकी कंट्री डेवलप कर पाएगी? नहीं। ठीक है। कहते हैं देयर इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है केजन। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि भाई कॉन्टिन्यूस जो आपको इंप्रूवमेंट करनी है, डेली आपको कुछ ना कुछ नया लाइफ में सीखना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है जापान में अप्लाइड है सिंस 1940 1940 मिड 1940 यानी कि 1950 के सॉरी 1945 के आसपास जो है तब से अप्लाई हो रखा है। और इसने जो है जापान को काफी हाईयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बहुत अच्छा रहन सहन लोगों को देने में, लोगों को प्रोवाइड करने में काफी इसने हेल्प करी है। एक और यहाँ पे एग्जांपल है जर्मन वर्क का, जो कि उसकी उनके इतिहास में मतलब जड़ा हुआ है बिल्कुल। और वो क्या है, जर्मनी इज रिनोन्ड फॉर इट्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट। जो उनकी जर्मनी को बेसिकली जाना जाता है, उनका जो इंडस्ट्रीज का आउटपुट निकलता है, मतलब जो इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, उसको जाना जाता है इस तरीके। रिनोन्ड यानी कि उसको जाना जाता है, उनके इंडस्ट्री से जो आउटपुट निकल रहा है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, उस चीज के लिए जर्मनी को जाना जाता है। बहुत हाई वैल्यू प्रोवाइड करती है, टाइम पर प्रोवाइड करती है। और अब देखो हाई क्वालिटी की वो चीज कब होगी, जब आपने उसके डिटेल्स पर, उसकी क्वालिटी पर, हर एक चीज पे आपने बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया होगा, तभी आप वो चीज को अचीव कर पा रहे हो। और ये जो क्वालिटीज यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल की कंट्रीब्यूट करती हैं इसी चीज। अब जब ह्यूमन कैपिटल में ये क्वालिटी होगी, जो भी उनको एजुकेशन मिली है, जो उनको ट्रेनिंग मिली है, उन्होंने इसको अप्लाई करा है, तभी तो वो ह्यूमन कैपिटल बनी है ना। और तभी वो जो ह्यूमन कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट कर पाती है कि वो ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी में या मैन्युफैक्चरिंग में ये जो है जर्मनी उठकर आया है, काफी राइज हुआ है, ग्लोबल लीडर यानी कि वर्ल्ड में यहाँ पे लीडर उस चीज का बना है। ये बात समझ में, तो जर्मनी को यानी कि जाना जाता है, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो आउटपुट वहां हमको मिलता है वो बहुत हाई क्वालिटी का वहां का होता है, बिकॉज वहां पे जो ह्यूमन कैपिटल है वो अपनी नॉलेज को, अपने ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से अप्लाई करती है और बहुत अच्छे क्वालिटी के गुड्स जो है प्रोड्यूस करती है, टाइम पे प्रोड्यूस कर रही है, टाइम का भी ध्यान रखा, और क्वालिटी का, हाई क्वालिटी गुड्स होते हैं, बहुत डिटेल पे ध्यान देती है, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। नाउ आई रियली होप आप लोग के वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि लैंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है, लेबर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लेबर ने यहाँ पे तो दोनों एफर्ट्स लगाए, फिजिकल एफर्ट और मेंटल एफर्ट, बॉडी का एफर्ट और दिमाग का एफर्ट वो लगाया। और ये लगाने के बाद भी आप लेबर का यहाँ पर वर्क, मेरा आपका वो सब यहाँ पर है, लेकिन जब आप इसमें आप यहाँ पे क्वालिटी का ध्यान दो, आप यहाँ पे टाइम की एफिशिएंसी का ध्यान दो, आप अपनी एजुकेशन आपको जो मिली है आप उसकी ट्रेनिंग करो, आपको ट्रेनिंग एक्वायर हुई है, आपने जो ट्रेनिंग यहाँ पर ली है, आपको जो उससे नॉलेज यहाँ पर एक मिली है, आपको अगर आपकी बॉडी अगर आपकी हेल्दी है, आप सही से काम कर पा रहे हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, जब ये सब आपका मिल जाएगा तब ये बनेगा आपका क्या, क्या बनेगा ये आपका बेटा, क्या बताया मैंने आपको, क्या बनेगा आपका ह्यूमन कैपिटल। ठीक है जी, ये बात समझ में आई बहुत अच्छे से, आई रियली होप समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की तरफ मूव करते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है इस ह्यूमन कैपिटल में। अब ह्यूमन कैपिटल को मैंने बोला भैया कि आपको एजुकेशन, मैंने बोला आपको ट्रेनिंग, मैंने बोला आपको हेल्थ केयर, ये सब चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, फिर क्वालिटी का टाइम वगैरह का वो अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है। तो बेसिकली अगर मैंने बोला फैसिलिटेटर्स, तो ये है, ये चीजें यहाँ पर है जो ह्यूमन कैपिटल को बनाते हैं। ये तीन चीजें यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल को बनाते हैं, हमने ऊपर अभी इन्हीं की बात करी। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, अगर हमको एडुकेशन में या ट्रेनिंग में या हेल्थ केयर में क्या इसमें चैलेंज आ सकते हैं हमारे सामने। तो कहते हैं हमारा जो नेशन है वो बहुत आगे आ चुका है, अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम बहुत आगे आ चुके हैं ह्यूमन कैपिटल के, जब से हम लोग आजाद हुए हैं। लिटरेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी पॉपुलेशन की, और हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को, ह्यूमन कैपिटल की स्किल्स को एनहांस करने में लिटरेसी रेट बहुत हेल्प करता है, लिटरेसी बहुत हेल्प करती है। मैंने आपको वर्ड बताया था लिटरेसी। लिटरेसी रेट या लिटरेट लोग कौन होते हैं, अगर वो पर्सन, वो बच्चा जो है 7 साल का है या 7 साल से ऊपर का है, तो वो बच्चा अगर पढ़ सके, हु कैन रीड एंड राइट, तो वो बच्चा जो है क्या है, वो लिटरेट है। एक यहाँ पे वर्ड होता है अडल्ट लिटरेसी रेट। अडल्ट अगर यहाँ पे लग जाए तो यहाँ पे 18 मत समझना, 18 ईयर्स नहीं है लेकिन 15 ईयर्स, कि जब बच्चा 15 साल का हो या 15 साल से ज्यादा का हो, और फिर अगर वो बच्चा पढ़ सके और वो लिख सके, तो वो यहाँ पे आएगा अडल्ट लिटरेसी रेट के अंदर। ये एक बहुत अच्छा उसको मानते हैं, बिकॉज छोटा बच्चा यहाँ पर है वो ठीक है कि आपने छोटे बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया तब वो कितना सीख पा रहा है, तब उसको अपने लेवल पर जो उसको आना चाहिए। ये नहीं मैं आपसे ये बोलूं कि अंदीप बच्चा है 15 साल का, उसको एबीसीडी आनी चाहिए तब वो लिटरेट होगा, नहीं, उसको 15 साल के अकॉर्डिंग पढ़ना लिखना आता है नहीं आता, तब वो बच्चा अडल्ट लिटरेट होगा। ये बात समझ रहे हो, तो इस चीज को यहाँ पे समझो। तो काफी अच्छा एक उसको माना जाता है, क्राइटेरिया मानते हैं उसको। तो इंडिया में कहते हैं 85% है मेल्स के लिए, यानी कि अगर 100 यहाँ पर मेल्स एग्जाम्पल के लिए, तो 85 जो है यहाँ पर वो 15 साल से ऊपर के जो भी यहाँ पर हैं वो पढ़े लिखे। फॉर सपोज 15 साल से ऊपर के 100 बच्चे हैं, इन 100 में से 85 हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं। सेम ऐसे फॉर सपोज 15 साल से ऊपर की है, 15 साल की यहाँ पर 100 लड़कियां हैं, इन 100 लड़कियों में से यहाँ पर देखो कितना रेट है, यहाँ पर 70% यहाँ पर है वो फीमेल्स का 2023 का दिखा रखा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर इन 100 में से 70 लड़कियां हैं जो पढ़ और लिख सकती हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो कहते हैं कई जगहों पे इंडिया जो है ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में, ऐसे कैपिटल, ऐसे ह्यूमंस बेसिकली जिनके पास एडुकेशन हो, जिनको ट्रेनिंग दी जाए, जिनकी बॉडी जो है अच्छी हेल्दी हो, इसको अचीव करने में, इसको डेवलप करने के लिए इंडिया जो है बहुत से चैलेंजेस फेस करता है। तो ऐसे ह्यूमंस, बेसिक सिंपल सी भाषा में ह्यूमन कैपिटल क्या है, ऐसे ह्यूमन जिनके जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास एडुकेशन है, ट्रेनिंग है और अच्छी हेल्दी बॉडी है, तब वो कहलाए जाएंगे ह्यूमन कैपिटल। क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कहते हैं सिंपल सी भाषा में, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा रखा है, बेसिकली क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024 की जो 2024 का इकोनॉमिक सर्वे हुआ था इंडिया का। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे का सिंपल सा मतलब होता है जो भी लास्ट ईयर जो भी हमने अचीव करा है, कि हमारी ग्रोथ कितनी हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमने ट्रेड कितना करा, जो भी कुछ हमने अचीव करा, जब नेक्स्ट ईयर फॉर सपोज 2023 में हमने क्या करा, वो 2024 में हम उसका इकोनॉमिक सर्वे लेकर आते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को जो लास्ट ईयर की रही है उसको सर्वे करते हैं। उसके अकॉर्डिंग 65% जो लोग हैं यहाँ पर इंडिया के आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स, वो जो 35 साल से नीचे के। पता है यहाँ पे क्या मतलब है इसका? कहते हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि हमने ये देखा कि फॉर सपोज अगर हमारी पॉपुलेशन 100% है, ठीक है, इस 100% में से जो 65% लोग हैं वो यहाँ पर मैंने बोला 35 साल के हैं या 35 साल से कम के हैं, और जो बचे हुए मैं कहूंगी यहाँ पर 35% लोग बचते हैं, वो यहाँ पर हैं जो थोड़े से बड़ी एज के हैं। यानी कि क्या समझे, जो हमारी मेजर पॉपुलेशन है वो काफी यंग है, अभी वो काम करने लायक है, वो यंग है। तो देखो एक वर्ड यहाँ पे होता है विच इज कॉल्ड वर्क फोर्स। क्या होता है? वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो यहाँ पर काम कर सकते हैं। इन्हें वैसे हम काउंट करते हैं कि जो 15 साल से लेकर के 64 ईयर्स तक के हैं, हम उन्हें मान के चलते हैं कि वर्क फोर्स है। अगर किसी भी कंट्री में आपकी इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, यानी कि ऐसे लोग अगर ज्यादा हो, यानी कि हमारे कंट्री में काम करने वाले लोग जो है वो ज्यादा हैं, और जो इनसे सपोज 15 साल से कम के हैं तो बिल्कुल बच्चे हैं वो, और जो 64 से ज्यादा के हैं वो बहुत बुजुर्ग हो चुके, काफी बड़े हो चुके हैं। तो ये बहुत छोटे हैं और ये बहुत बड़े हैं। अब ये लोग तो क्या है, ये लोग तो काम नहीं कर सकते, ना बच्चे काम कर पाएंगे ना बुजुर्ग काम कर पाएंगे। तो ये लोग क्या है, वो डिपेंड होते हैं इस बीच की पॉपुलेशन पे, वर्क फोर्स पे। इसलिए जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है बच्चा, इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, कि अगर ये काम करना चाहे तो ये काम कर सकती है, इन्हीं में वो कैपेबिलिटी है।
एबिलिटी है। लेकिन जो बिल्कुल बच्चे हैं या जो बिल्कुल बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं इस एज से साइड साइड वाले, वो यहाँ पर उन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन की, वो डिपेंड है इस वाली फोर्स पे, इस वाले लोगों पे वो डिपेंड है। तो ये आपके हुए इंडिपेंडेंट, और इससे छोटे इससे बड़े हुए आपके डिपेंडेंट। अब ये जो लोग हैं, अगर जो ये वाले संख्या है वो ज्यादा है, यानी कि हमारी कंट्री में काम करने वाले लोग जो है ज्यादा हैं, इंडिपेंडेंट लोग ज्यादा हैं, और उन पे डिपेंड होने वाले लोग जो है वो कम है, और वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। और इंडिया का तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज इंडिया में यंग पॉपुलेशन आपको दिख रहा है कि 65% जो लोग हैं वो 35 साल के हैं मात्र, या 35 साल से कम के हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा हैं, और उस काम पे डिपेंड होने वाले लोग जो है वो काफी कम है। समझ में आए? इस चीज को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जब हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग जो है ज्यादा हो और डिपेंड लोग जो है वो कम हो, चाहे वो छोटे वाले हो चाहे बड़े वाले हो। अगर ये कम होंगे और वर्कफोर्स ज्यादा होगी, अब काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो इसे हम बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो कहते हैं इंडिया की जो है एक बहुत यंग और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस यहाँ पर कर सकती है, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव काम कर सकती है, डिपेंड नहीं है वो किसी पे। और इस चीज के बेनिफिट जो है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को मिलते हैं। नाउ व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? एक ऐसी कहते हैं रेफर्स टू द बेनिफिट, जो भी एक बेनिफिट यहाँ पर किसी भी कंट्री को मिलता है जब वहां की जो यंग लोग हैं, जो वर्किंग लोग हैं वो ज्यादा हो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वो होने से जो हमें बेनिफिट मिलता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, और वो इंडिया को बहुत मिलता है। कहते हैं अगर ज्यादा लोग यहाँ पर काम करेंगे, ज्यादा लोग यहाँ पर अर्न करेंगे, और बहुत कम लोग होंगे, वेरी फ्यूअर पीपल डिपेंड ऑन देम, और डिपेंड वाले जो है कम लोग होंगे, तो जो कंट्री है वो ग्रो कर सकती है, बिजनेस को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो इंप्रूव कर सकती है। समझ में आई ये वाली चीज? तो ये जो है बहुत जरूरी होता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का, इसका ऑब्वियसली बात है, फायदा उठाते हुए इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग। कहते हैं इसका फायदा उठाते हुए इंडिविजुअल्स को, ऑब्वियसली बात है, अगर उनको एक्सेस दिया जाए, उनको पहुंचाया जाए, उन तक अगर अच्छी एजुकेशन को, अगर उन तक अच्छी हेल्थ को, अच्छी ट्रेनिंग को, अच्छी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को उन तक पहुंचाया जाए, अच्छी चीजों को, तो ऑब्वियसली बात है वो नेशन की प्रोग्रेस में काफी हेल्प कर सकते हैं, काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में क्या बोला है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन ये कम वाली है ना, मतलब इतनी कम एज की है, अगर इनको हम अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्किल, अपनी अच्छी नॉलेज और अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करें, तो ये जो पॉपुलेशन है हमारी कम वाली, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में काफी हेल्प कर सकती है। ये यहाँ पर सिंपल सी भाषा में बोला गया है। कहते हैं टुडे देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल। देखो आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, ऑब्वियसली बात है, जो कि अलग अलग जिनको स्किल्स की जरूरत है। हाउएवर इंडिया की बहुत रिच लेगेसी यहाँ पर रही है, जिनमें बहुत इंडिया में शुरुआत से ये चीज रही है कि स्किल बेस्ड जो नॉलेज सिस्टम है यहाँ पर, या वर्कमैनशिप है यहाँ पर, काम करने का जो यहाँ पर क्षमता रहती है, जो लोग जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज में काम करना है या आपके आईटी सेक्टर में काम करना है, तो इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स जो है चाहिए होती है, और इंडिया में जो है ये काफी यहाँ पर प्रिवेल रही है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंडिया का एंशिएंट स्किल हेरिटेज की। आखिर इंडिया में पहले से, एंशिएंट यानी कि बहुत पुराने से, स्किल का यहाँ पर क्या सिस्टम रहा है, यहाँ पर लोगों में कौन सी स्किल यहाँ पे बेसिकली रही है, रही भी है, नहीं रही है। अब जब इंडिया का, मैंने शुरुआत से एक चीज बोली कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया के जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, लिटरेचर है, आर्ट्स है, ये बहुत अच्छी रही है। इतनी अच्छी रही है कि जो आपके मुगल्स वगैरह थे इसके वैसे पहले, उन्होंने अपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, मैंने पहले भी उसका जिक्र करा है, आई थिंक हम लोगों ने ब्रिज कोर्स में डिस्कस किया था, नलंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी? नलंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। और एक आपकी तक्षशिला भी है जो कि नॉर्थ वेस्ट में आती है। नलंदा यूनिवर्सिटी बिहार, इसमें इतने ज्यादा रिनोन्ड, मतलब प्रॉपर रिनोन्ड, पॉपुलर, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस टीचर्स यहाँ पे पढ़ाने आते थे कि वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। आप सोचो कितना बढ़िया यहाँ का लिटरेचर, आर्ट वगैरह रहा होगा, जब अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में हमारी इंडिया की। तो ये चीज जो है ना, मुगल्स को बहुत इस बात से दिक्कत थी, तो मुगल्स ने ऐसा किया था कि इस पूरी यूनिवर्सिटी को ही जला दिया था। तो जो भी यहाँ पर बुक्स था, लिटरेचर थी, साइंस, जो भी यहाँ पर सब चीज थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा वो था। पर इंडियंस को ना शुरुआत से इन लोगों ने यही कहा था, मुगल्स ने, ब्रिटिशर्स वगैरह ने, कि तुम लोगों का कुछ भी नहीं है। ब्रिटिशर्स तो ऐसे थे कि भैया हम तो तुम लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ सिखाने आए हैं, कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, तुम लोग बहुत पीछे रह गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज स्टार्टिंग में लोगों ने बात मानी भी, लेकिन जब लोगों को असलियत पता लगी ना कि हाँ इंडिया ने क्या करा है, इंडिया पहले कैसी रही है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, तब वो समझते कि ये आए बेवकूफ हमको पल्ले पढ़ाने, हमको सिखाने।
जो हमारे सामान चुरा चुरा के अपने म्यूजियम्स में रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या सिखाएंगे हमको, वो वाली बात है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी थी शायद जो ब्रिटिशर्स ने हमको दी, लेकिन बहुत चीजें ऐसी थी जो हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को दी। हमारे यहाँ का लैंड उन लोगों ने यूज करा अपनी, उनके पास क्या था, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक साइंस, उसके बेसिस पे वो इतना उछलते थे और हम लोगों को एक्सप्लॉइट करके चले गए। चलो वो बातें अलग है, बाद में कभी उसको डिस्कस करेंगे। कहते हैं फॉर एंशियंट इंडियन, जो आपके उस टाइम के इंडियन थे, वर्क वाज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर नेचर। उन लोगों के लिए काम का मतलब था अपने नेचर को एक्सप्रेस करना, परफेक्शन की तरफ जाना। एंड ऑफरिंग टू द डीटी, भगवान को ऑफर करना, रिसीवर को, जो आपके जो रिसीव कर रहे हैं उस चीज को, तो वो उनके लिए काम का मतलब ही यहाँ पर ये था कि वो उसको भगवान को कुछ ऑफर कर रहे हैं सीधे। इट हैड टू बी क्रिएटेड और डन विद डिवोशन, कहते हैं बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से, बहुत बहुत पूजनीय तरीके से करे जाना था। जो भी यहाँ पर टूल्स, यहाँ पे लाइक कहते हैं टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो भी यहाँ पर यूज हो रही थी उस टाइम पर, यानी कि जिस भी टूल्स का यहाँ पर वो लोग इस्तेमाल करते थे उस टाइम के इंडियंस, जो भी टूल्स यहाँ पे यूज करते थे, उन सब टूल्स को ये लोग पूजते थे, वर्शिप करने की उनको पूछते थे। और यही चीज जो हमारे इंडिया में आज भी काफी फॉलो होती है। आपको पता है हमारी अभी सितंबर में आने वाली है, हमारी विश्वकर्मा पूजा होती है, जिस दिन हम जो भी हम टूल्स का, हम जिन भी मशीन्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उन सबको हम पूछते हैं, बिकॉज दे आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस। हमारा जीवन जो शैली है, हमारा जो जीवन है, वो उन्हीं से चल रहा है, हम उनसे काम कर रहे हैं, हम उनसे कमा रहे हैं, तो उनको पूछना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये चीज जो उस टाइम पे होती थी, लैपटॉप की बैटरी जा चुकी है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सो क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना जिसमें यूनिक ब्लेंड हो, यानी कि बहुत मिली जुली चीजें हो, कला भी लग रही हो, विद्या आपकी नॉलेज भी लग रही हो, आर्ट एंड नॉलेज दोनों यहाँ पर चीजें लग रही हो, वो बहुत जरूरी यहाँ पर होती है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते थे। नॉलेज यहाँ पर कहते हैं पास ऑन हुई है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये भी यहाँ पर बिल्ट हुआ है धीरे धीरे करके। कहते हैं शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र, शिल्प का मतलब क्या होता है, जो शिल्प यहाँ पर हो, आर्किटेक्चर वाला काइंड ऑफ, और शास्त्र यानी कि जो शास्त्र आपके लिटरेचर है, कहते हैं वो एंशियंट टेक्स्ट थे ये, जिनमें डिटेल डिजाइन्स बने हुए थे, गाइडलाइंस यहाँ पर थी स्कल्पचर्स की, किस तरह शिल्पकारी करनी है, वो आपका लिखा हुआ है, प्रॉपर टेक्स्ट है, उसे हम बोलते हैं शिल्प, शिल्प शास्त्र, जिसमें शिल्पकारी के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, डिटेल्स कैसे बनना है, डिजाइन कैसा बनना है, मटेरियल कौन से यूज होने हैं, हर एक चीज, वुडन आइटम, ज्वेलरी, सब कुछ वहां पे लिखा हुआ होता था। ऐसे यहाँ पे जो स्कल्पचर्स उस टाइम पे पाए जाते थे, जिसमें एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन जो है क्या क्या चीजें यूज होनी है, वो यहाँ पर सब कुछ लिखा होता था, चाहे कलर्स के बारे में, आपके पोस्टर्स के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में होता था। एंड आई थिंक दिस लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है स्टिच बिल्डिंग का, स्टिच टू शिप बिल्डिंग का, कि यहाँ पर जो है शिप को पहले जो है नेल्स का, नेल्स का मतलब होता है यहाँ पे कील का, कील का इस्तेमाल ना करके, बल्कि यहाँ पर आपको दिख रहा है रस्सियों से जो है शिप्स को बांधते थे, उसको बनाते थे, तो उसको सिलते थे। और ये जो टेक्निक है सिलने वाली, ये आज से 2000 साल पुरानी है, जिसको हम शिप्स को या बोट्स वगैरह को बनाने में इसका इस्तेमाल करते थे। जिन शिप्स या बोट से हम मैरीटाइम ट्रेड करेंगे, जो हम पानी में जो है ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करेंगे, कल्चर का एक्सचेंज करेंगे पूरे के पूरे इंडियन ओशन से यहाँ पर जाकर। और ये जो है जिसको ये जो आपकी रस्सी वगैरह है, ये इसको बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है और आराम से इंडियन ओशन में घूमने के लिए, ट्रेड करने के लिए इसको हेल्पफुल रखती है। और दैट वाज होल ऑफ द चैप्टर। इससे पहले लैपटॉप ऑफ हो जाए, हम जरा वीडियो को खत्म कर देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को समझ में आया चैप्टर क्या है, समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना। मतलब थैंक यू सो मच फॉर दिस 4000 सब्सक्राइबर्स, जैसा मतलब ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ। ऐसे ही प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और आपको जो भी यहाँ पर चाहिए हो वीडियोस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।